हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। जैसे कि मैंने बताया स्टूडेंट, आपको हमारा केमिस्ट्री सीईटी केमिस्ट्री वन शॉट सीरीज के जो एक दो वीडियोस है सेंस बोर्ड के इशू की वजह से आपको फेसलेस वीडियो के जरिए ही मिलेंगे। तो चलिए हमारा जो केमिस्ट्री सीईटी वन शॉट सीरीज का सफर है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट सॉलिड स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट टॉपिक जो है स्टूडेंट, ये सीईटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। स्टेट बोर्ड में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सॉलिड स्टेट पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हम लिक्विड और गैस स्टेट लर्न कर चुके हैं। उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन सॉलिड स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एज पर एज बोर्ड की अगर मैं बात करूं, बोर्ड के लिए भी ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, और आपको सीटी के लिए भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि सॉलिड एग्जैक्टली होते क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम क्या क्या कंटेंट देखने वाले हैं स्टूडेंट। इस टॉपिक में हमें देखना है कि सॉलिड के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर सॉलिड्स के हमें दिखाई देते हैं, और उसके बाद हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी देखेंगे। ठीक है, मतलब ये जो कंटेंट है ना, इस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट, ये जो तीनों मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कंटेंट। ओके, चलिए अभी समझते हैं कि सॉलिड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट कि सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप देख पाओगे यहाँ पर कि सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन होते हैं और कैसे होते हैं, एमॉर्फस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं जनरली इनकी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। तो आप ये कीवर्ड याद रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ऑर्डर होती है वो लॉन्ग रेंज होती है, और मैं एमॉर्फस की बात करूँ तो इनमें जो ऑर्डर होती है वो कैसी रहती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। ठीक है, चलिए अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस। तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस, ये वेल ऑर्डर्ड होते हैं, डेफिनेट इनकी अरेंजमेंट होती है, और ये अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन में ही होती है। ठीक है, थ्री डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होती है वो पर्टिकुलर होती है। क्रिस्टल्स हैव एन ऑर्डर एंड रिपीटेड स्ट्रक्चर। ओके, तो इनके रिपीटेड स्ट्रक्चर होते हैं और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होते हैं। दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है। और यहाँ पर एक चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है स्टूडेंट, कि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी का नाम है एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनिसोट्रॉपी हमें दिखाई देती है। ओके, और नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो ये ट्रू सॉलिड कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं, तो इनमें कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स की। ओके, मॉलिक्यूल्स हो या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसमें एटम्स आयंस भी आ सकते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स वेरी इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आपको दिखाते हैं आइसोट्रॉपी। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है ना आइसो, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एनिसोट्रॉपी दिखाई देगी। ओके, और एमॉर्फस सॉलिड में आपको आइसोट्रॉपी दिखाई देगी। ओके, एंड दीज आर दी सुडो सॉलिड और सुपरकूल लिक्विड। आपको पता है सुडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। ओके, मतलब अपीयरेंस में तो सॉलिड लगते हैं लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना चाहो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो आप देख पाओगे यहाँ पर, और फर्क भी आपको दिख जाएगा। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा कि ये परफेक्ट एक ऑर्डर है। यहाँ पे देखिए आप, स्ट्रक्चर भी परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ना आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो ये एमॉर्फस सॉलिड का एक हम कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चलिए अभी अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, हम एग्जांपल क्या बता सकते हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के सारे सॉल्ट वगैरह है। एमॉर्फस के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो रबर एंड ग्लास आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ये बेस्ट एग्जांपल होते हैं एमॉर्फस सॉलिड के। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि हमारे टॉपिक में मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें स्टडी करना है आज पर सीटी के लिए, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ही हम स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिपेंडिंग अपॉन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ओके, जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, ओके, जो इंटरेक्शंस होते हैं, है कि नहीं, जो इंटरेक्शंस रहेंगे, उन इंटरेक्शन के बेसिस पे इनको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। मॉलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड। तो आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शंस। ओके, तो अभी इनको समझ लेते हैं कि मॉलिकुलर सॉलिड एग्जैक्टली क्या होते हैं। मतलब ये चारों टाइप को थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफली समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आपको दिया है, तो मॉलिकुलर सॉलिड। ओके, चलिए समझते हैं कि मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है। नाम से ही पता चलता है स्टूडेंट हमें कि मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं, तो उनमें जो लैटिस पॉइंट होते हैं, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर दी मॉलिक्यूल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस लाइक। यहां पर इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा।
मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो इंटरेक्टिव फोर्सेस रहेंगे ना स्टूडेंट, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो कौन कौन से इंटरेक्टिव फोर्सेस यहाँ पर होने वाले हैं, ओके, आप देख पाओगे यहाँ पर, ओके। लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि किस टाइप की इंटरेक्शन हो सकते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। देखिए, लंडन फोर्स जनरली नॉन पोलर में आपको मिलेंगे, है कि नहीं। डाइपोल डाइपोल आपको पोलर में मिलेगा, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको HF या फिर H2O या फिर NH3 जैसे कंपाउंड में मिल जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन होता है, बराबर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। दीज आर जनरली सॉफ्ट एंड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल कंडीशन में तो या तो ये लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में होंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है आयोनिक सॉलिड्स, ओके। तो आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे आयोनिक सॉलिड में वो होंगे कैटायंस एंड एनायंस। आपको पता है कैटायन होते हैं पॉजिटिव आयंस और एनायन होते हैं नेगेटिव आयंस, बराबर कि नहीं। और इनमें जो इंटरेक्शन रहेगा, याद रखो, इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ड्यू टू दिस दीज आर वेरी हार्ड, ब्रिटल एंड दिस सॉलिड्स आर विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सॉलिड स्टेट में आयोनिक सॉलिड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉलिड कंडीशन में इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, देयरफॉर दीज आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ओके। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ पर कुछ आयोनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड में एटम्स होंगे, लेकिन जनरली ये एटम्स कैसे होते हैं स्टूडेंट, नॉन मेटल एटम्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। और जनरली जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं ना स्टूडेंट, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही सॉलिड अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है ड्यू टू दी कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये हार्ड भी रहते हैं अगर मैं डायमंड की बात करूं, ओके। मतलब थोड़ा सा वेरिएशन भी हम देख सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होती है। दीज आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मतलब बोला कि एक्सेप्शन होता है। तो कुछ जैसे ग्रेफाइट जैसे कुछ कंपाउंड है, ओके, कुछ एलिमेंट है, कुछ सॉलिड है जो कोवैलेंट होते हैं लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कोवैलेंट सॉलिड जो है इनके कुछ एग्जांपल दिए नॉन मेटल, जैसे फॉस्फरस का आप ले सकते हो, कार्बन है, उसके बाद फॉस्फरस है, उसके बाद सल्फर है। सो दीज आर दी गुड एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, ओके। चलिए लास्ट वाला टाइप देखते हैं, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट, मेटल एटम्स होते हैं जनरली, लेकिन मेटल एटम जो होते हैं इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन विसिनिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ओके। तो हम इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। और फिर मेटल जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से एक्ट एज अ पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन का काम करता है, ओके। सो यहाँ पर लैटिस पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव मेटल आयन से बने होते हैं, ओके। एंड दीज मेटल आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय दी मेटेलिक बॉन्ड। ये इंटरेक्टिव फोर्सेस याद रखिए, दीज आर सॉफ्ट टू हार्ड, इनमें रेंज होती है। लो टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, कुछ मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, किसी का बहुत ज्यादा हाई होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ओके। एंड दीज आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं लाइन में होते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ही उनको ईएमएफ मिलेगा या आप यहाँ से ईएमएफ दोगे तो दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव, ओके। और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, हम उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। सो ये था स्टूडेंट एक एलिमेंट्री आइडिया किसके लिए, तो सॉलिड के जो टाइप होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर होती है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप भी हमने देखे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड, ओके स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट, ओके स्टूडेंट। वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत के फेज में जो है तो पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके टाइप क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड हमने पढ़ा है। स्टेट बोर्ड की बुक में कहीं पर उसको नेटवर्क सॉलिड भी कहा गया है, तो आपको याद रखना है। ये टेबल आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट, जितना भी पॉइंट मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पढ़ाया था, तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। शॉर्टली पूरी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जो होते हैं उसको आप यहाँ से क्या कर पाओगे स्टूडेंट, समझ पाओगे, ठीक है, ओके। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करने का देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिस्टल लैटिस, ओके। क्या समझना है स्टूडेंट, क्रिस्टल लैटिस को समझना है, ओके। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस इज द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशन में होता है स्टूडेंट, जैसे एक्स की बात करूं, वाई और फिर क्या रहेगा, जेड रहेगा। तो 3 डायमेंशन में होती है स्पेस लैटिस, ओके। तो लैटिस ऑफ पॉइंट्स ऑन टू विच द एटम्स आर हंग, ओके। तो जहां पे एटम्स लोकेट रहेंगे, ठीक है। और उससे क्या बनता है ना, एक बेस बनता है, और उस बेस को मतलब स्पेस लैटिस और वो जो बेस होता है इन सबका मिलके क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी क्या करना है ना कि हमें देखना है कि क्रिस्टल लैटिस जो बनता है उसमें रिपीटिंग यूनिट होते हैं, और उस रिपीटिंग यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल। क्या कहा जाता है, यूनिट सेल। तो व्हाट इज यूनिट सेल, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके।
विच व्हेन रिपीट्स इन ऑल द 3 डायमेंशन टू फॉर्म अ क्रिस्टल। ओके, तो हर डायमेंशन में वो रिपीट होता है, ऐसे नहीं कि एक ही साइड में होगा, हर डायमेंशन में वो क्या होगा, वो रिपीट होगा। और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है स्टूडेंट 3 साइड से। इन 3 साइड को हम बोलते हैं एजेस। ओके, और ये एजेस हो सकता है ए, बी एंड सी। ओके, 3 डायमेंशन में, मतलब एक्स, वाई और जेड भी मैं बोल सकता हूँ। और ये जो तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक एंगल बनाते हैं। ओके, और दिस इज कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द एजेस एंड दिस एंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ओके, तो इसी के बेसिस पे जो होता है ये एजेस, और इन एंगल के बेसिस पे ही हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच वेर गिवन बाय द मैथमेटिशियन ब्रेवियस लैटिस। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं ना, यूनिट सेल जो होता है, हाउ यूनिट सेल फॉर्म्स द क्रिस्टल। तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक यूनिट सेल आप दिख रहा होगा आपको, ये यूनिट सेल है स्टूडेंट। ओके, और ये क्या हो रहा है ना, तीनों डायमेंशन में क्या होगा, रिपीट होगा। अभी इस डायमेंशन में रिपीट हो रहा है, दिख रहा है आपको। ओके, इस डायमेंशन में रिपीट हो रहा है। ओके, पीछे भी क्या होगा, रिपीट होगा, अपर साइड में भी रिपीट होगा। तो तीनों साइड में ये क्या होगा, तीनों डायमेंशन में रिपीट होगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। तो ये इतना जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट अगर करूं मैं, तो ये इतना सा जो पार्ट होता है यूनिट सेल का पार्ट है। ठीक है, चलिए अभी ब्रेवियस लैटिस जो था ना स्टूडेंट, तो ये ब्रेवियस लैटिस ने क्या बोला था कि जो होते हैं देयर आर 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड 4 लैटिस सेंटरिंग टाइप्स। ओके, मतलब अरेंजमेंट में बोल सकता हूं। तो ये टोटल 14 ब्रेवियस लैटिसेस बन जाते हैं। तो लैटिसेस के 14 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम के 7 टाइप है, और अरेंजमेंट के 4 टाइप होते हैं। तो ये कैसे है, यही हमें अभी समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम 7 जो ब्रेवियस लैटिसेस या बेसिक क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। आपको सिलेबस में सिर्फ सिंपल क्यूबिक सेल ही रहेगा स्टूडेंट। ओके, तो ये है सिंपल क्यूबिक सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 3 कंडीशन लेने वाले हैं, ए, बी और सी, बराबर कि नहीं, और एजेस लेने वाले अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, आप यहां पर देख पाओगे स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, तो तीनों एज लेंथ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ओके, और तीनों एंगल सेम होते हैं, और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होता है स्ट्रक्चर, वो होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, जहां पर 2 एज लेंथ क्या रहेगी स्टूडेंट, सेम रहेगी, लेकिन एक जो एज लेंथ है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, लेकिन एंगल तीनों के तीनों भी सेम होंगे और सारे के सारे 90 डिग्री के होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें तीनों की तीनों एज लेंथ जो रहते हैं वो डिफरेंट है। ओके, लेकिन तीनों के तीनों जो बॉन्ड एंगल, सॉरी, जो एंगल बिटवीन द एजेस रहेंगे वो रहेंगे 90 डिग्री के। मतलब यहां पर आपको समझना है पहले 3 टाइप में, कि सिंपल क्यूबिक में तीनों एज लेंथ सेम है, टेट्रागोनल में 2 एज लेंथ सेम रहेंगे, और ऑर्थोरोम्बिक में एक भी एज लेंथ सेम नहीं रहेगी, लेकिन एक चीज कॉमन है तीनों में, सारे के सारे जो एंगल रहेंगे वो 90 डिग्री के होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखना है स्टूडेंट हमें रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है ना, कि तीनों के तीनों एज लेंथ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तीनों के तीनों एज लेंथ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो तो सेम होंगे, लेकिन एक भी बॉन्ड जो रहेगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। ओके, मोनोक्लिनिक में अगर हम देखें तो सारे एज लेंथ जो होते हैं तो वो डिफरेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, डिफरेंट। 2 जो एंगल है अल्फा और गैमा जो होगा, या अल्फा या बीटा भी हम बोल सकते हैं, वो 90 डिग्री का होगा, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ट्राइक्लिनिक में ना तो तीनों एज लेंथ सेम है स्टूडेंट, और ना ही एंगल सेम है, और एक भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट वाला है स्टूडेंट हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 एज लेंथ सेम रहेंगी, एक एज लेंथ डिफरेंट रहेगी। हाइट की मैं बात करूं तो उसमें 2 एंगल 90 डिग्री के होंगे स्टूडेंट, लेकिन एक एंगल जो रहेगा वो 120 का रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं 7 बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, बराबर कि नहीं स्टूडेंट? ओके, तो अभी ये हो गए बेसिक 7 क्रिस्टल। अभी हमें क्या करना है कि जो अरेंजमेंट होती है ना लैटिस पॉइंट्स की, या फिर जो कंस्टिट्यूएंट आइटम्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसको समझना है स्टूडेंट, कि उनकी अरेंजमेंट कैसी हो सकती है, बराबर कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीमिटिव अरेंजमेंट। प्रीमिटिव को सिंपल भी कहा जाता है, सिंपल। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, आप देख पाओगे यहाँ पर आप एटम देख रहे हो कि आपको 8 एटम्स यहाँ पे दिख रहे हो, और आठों के आठों एटम जो रहेंगे वो कॉर्नर पे अरेंज रहेंगे, बराबर है कि नहीं? तो सिंपल में क्या होता है ना, सारे एटम कॉर्नर पे रहेंगे। अभी बॉडी सेंटर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी सेंटर को बीसीसी भी कहा जाता है, जनरली हम जो स्टडी करने वाले हैं क्यूबिक सेल की। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है ना, 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो होती है, आप देख पाओगे यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, और ये 4, और बॉडी सेंटर में क्या होता है ना, एक सेंटर में एक एटम होता है, बराबर कि नहीं? फेस सेंटर में क्या होता है, तो 8 कॉर्नर में 8 बेसिक तो होगा ही, बराबर कि नहीं? लेकिन जितने फेस होते हैं, जैसे कि हम लूडो वगैरह में आप देखते होंगे, स्नेक्स एंड लैडर्स में जो डायस होता है उसमें 1 to 6 नंबर होता है, तो फेस पे होता है। तो उसी तरीके से फेस सेंटर में क्या होता है ना, 6 फेसेस पे 6 एटम होने चाहिए, उसको फेस सेंटर्ड बोलते हैं हम। और एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पे 8 एटम तो होती है, लेकिन जो एंड होता है वहां पर होंगे, या बेस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अरेंजमेंट। ओके, और इन सब का कॉम्बिनेशन करके ब्रेवियस ने बताया है कि देयर आर
14 ब्रेवियस लैटिसेस कितने होते हैं 14। चलिए देखते हैं हम 14 ब्रेवियस लैटिसेस कैसे। तो यहाँ पर क्यूबिक में आप देख पाओगे स्टूडेंट कि क्यूबिक में आपको तीन जनरली अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जिसको हम एस सी सी, उसके बाद बी सी सी और क्या बोलते हैं एफ सी सी बोलते हैं। एफ सी सी मतलब एस सी पी और सीसीपी होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि तीन आपको इनके अरेंजमेंट्स दिखेंगे। टेट्रागोनल में आपको 2 अरेंजमेंट्स मिलती है, बराबर है कि नहीं। ऑर्थोरोम्बिक में आपको 4 अरेंजमेंट मिलती है, ओके। हेक्सागोनल में आपको एक ही अरेंजमेंट मिलती है, ट्राइगोनल में एक अरेंजमेंट मिलती है, ट्राइक्लिनिक में भी एक अरेंजमेंट मिलती है, मोनोक्लिनिक में आपको 2 अरेंजमेंट मिलते हैं। और इन सब की आप एडिशन करोगे तो आपको टोटल कितने अरेंजमेंट मिलेंगी 14 अरेंजमेंट, जिनको कहा जाता है 14 ब्रेवियस लैटिसेस, ओके स्टूडेंट। तो ये टाइप है, आपको क्यूबिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक में 3 सब टाइप हमें मिलते हैं या 3 टाइप के अरेंजमेंट हमें मिलती है, एस सी सी, बी सी सी, एफ सी सी। तो एफ सी सी को जनरली एस सी पी या फिर सी सी पी भी कंसिडर कर सकते हो आप। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अभी। तो क्यूबिक सेल की तरफ हमें बढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्यूबिक सेल क्या होते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ क्यूबिक सेल क्या है, प्रिमिटिव, बराबर कि नहीं, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो क्या है प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव में क्या होते हैं, एटम्स एट द कॉर्नर्स ऑफ सिंपल क्यूबिक, ओके, ईच एटम शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। इतनी चीज आपने याद रखनी है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं और एक कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर के 8 कॉर्नर जो होते हैं यूनिट सेल के, वहाँ पे क्या रहेगा, एटम रहेगा। और फेस सेंटर्ड का एटम फेस पे रहेगा, जो कि 2 यूनिट सेल क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इधर दिखेगा हमें, ठीक है। ये कुछ टाइप के अरेंजमेंट है, दिख रहा है आपको। ये सिंपल क्यूबिक है, ये बॉडी सेंटर्ड है और ये क्या है, फेस सेंटर्ड है, बराबर है। ये फेस पे भी आपको दिखेगा, मतलब आइटम्स अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 दिखेंगे, यहाँ पे 9 आइटम्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको 14 आइटम्स दिखेंगे, ओके। चलिए अभी क्या करते हैं ना कि किस तरीके से सेंटर वाला जो एटम होता है वो तो एक यूनिट सेल में होगा, लेकिन जो कॉर्नर वाले और फेस वाले जो एटम होते हैं किस तरीके से शेयर करते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो एटम है ना, ये कॉर्नर पे है, बराबर है कि नहीं। ये कितने यूनिट सेल ने शेयर किया है, देखो, हाँ, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद 5 6 7 और 8, मतलब कॉर्नर का जो एक एटम होता है ना स्टूडेंट, वो कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, टोटल 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। तो मतलब कॉर्नर वाला एटम जो है वो एक एटम में सिर्फ 1/8 पार्ट ही क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। आया समझ में, ठीक है। और फेस सेंटर में आप देख पाओगे कि ये एटम ना फेस पे है, बराबर कि नहीं। जैसे कि हम वॉल की बात करते हैं, दीवार की बात करते हैं, बराबर कि नहीं। अगर 2 रूम पास में हो तो वो जो दीवार होती है वो कॉमन होती है दोनों के लिए, बराबर कि नहीं। तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, तो ये हाफ पार्ट रहेगा, 2 यूनिट सेल में शेयर होगा। सेंटर वाला जो होता है, बॉडी सेंटर वाला, तो वो क्या करते हैं ना, दोनों जो एक ही यूनिट सेल में होता है। लेकिन फेस वाला जो होता है तो क्या करेगा, हाफ वे क्या करेगा, शेयर करेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से आप देख पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। ये कॉर्नर वाला आइटम आप देख सकते हो और ये फेस वाला आइटम देख सकते हो कि आधा एक यूनिट सेल में रहेगा, आधा दूसरे यूनिट सेल में रहेगा। ये बॉडी सेंटर वाला देखिए आप, ये बॉडी सेंटर वाला पूरा का पूरा एक सेंटर वाला जो पार्ट है वो उसी यूनिट सेल का रहेगा, बराबर है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए टेबल शोइंग एटम फ्रैक्शंस इन द यूनिट सेल। देखिए कॉर्नर वाला 1/8, सेंटर वाला 1 और फेस सेंटर वाला कितना होता है, हाफ होता है। तो जब भी कभी इस पर प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, तो आप इस टेबल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी देखना है नंबर ऑफ आइटम्स इन द यूनिट सेल, जो आपको हेल्प करेगा कि एससीसी में ये टाइप कौन सा है, एससीसी, ये कौन सा है, बीसीसी, और ये कौन सा है, एफसीसी। और मैंने कहा एफसीसी मतलब एससीपी और सीसीपी हो सकता है। तो सिंपल क्यूबिक सेल जो होता है उसमें क्या रहेगा, 8 कॉर्नर वाले 8 आइटम, कितना पार्ट, 1/8, तो एक ही आइटम रहेगा। तो इसमें एक्चुअल में बनता है कितने आइटम से, 1। बॉडी सेंटर में क्या होगा, 8 कॉर्नर वाले 8, उनका 1/8 पार्ट, तो 1 आएगा, और प्लस सेंटर वाला 1, तो टोटल कितने आएंगे, 2, बराबर। यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये कितने आइटम से बनेगा, 2 आइटम से। फेस सेंटर की मैं बात करूँ तो 8 कॉर्नर वाले जो होंगे 8 होंगे, वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 1। फेस 6 होते हैं, लेकिन हर यूनिट सेल में जो फेस पे एक आइटम होता है उसका आधा ही पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो एफसीसी जो बनता है 4 आइटम से बनता है। इनको जनरली एन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एन। सो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए एन कितना होगा, 1। मैं बोल सकता हूँ कि एन इज इक्वल टू कितना है, 1। यहाँ पे एन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। एन इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा, ठीक है। आपको होप आपको समझ में आएगा। इस पर 1 सेंटेंस 1 वर्ड या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है कि एफसीसी में कितने आइटम कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो 4 होते हैं। बीसीसी में कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर। 1 डायमेंशन में होता है स्टूडेंट, लेकिन 1 डायमेंशन हम जनरली कंसिडर नहीं करते क्योंकि क्लोज पैकिंग नहीं होती है। तो 2 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, जिसको हम प्लेनर पैकिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्लेनर पैकिंग। अब ये प्लेनर पैकिंग ना 2 टाइप की होती है, स्क्वायर और हेक्सागोनल, ओके। स्क्वायर और हेक्सागोनल रहेंगी, ओके। तो स्क्वायर में ए टाइप होता है और यहाँ पे ए बी टाइप होता है। अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये जो स्पेयर होता है वो डायरेक्टली 4 स्पेयर को क्या है स्टूडेंट, अटैच है। यहाँ पर आप देख पाओगे, तो यहाँ पर ना आपको एक स्क्वायर प्लेनर मिल रहा है, बीच में आप गैप भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है स्टूडेंट कितनी कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, 4 है। 1 डायमेंशन में 2 होता है और 2 डायमेंशन में 4 है, किसमें,
प्लेनर, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर प्लेनर पैकिंग की बात करूँ। अभी हम आते हैं हेक्सागोनल में, जिसमें अरेंजमेंट क्लेफ्ट में होती है। यहाँ पे लाइन टू लाइन होती है, अलाइनमेंट होती है किसमें किसमें मैं बात करूँ, यहाँ पर परफेक्टली अलाइन होती है, यहाँ पर ना क्लेफ्ट में होती है। आप देख पाओगे यहाँ पर और बीच में क्लेफ्ट है, बराबर कि नहीं। तो इसको जनरली जो स्क्वायर प्लेनर है उसको हम ए टाइप बोलते हैं, और जो हेक्सागोनल है उसको ए बी टाइप बोलते हैं, क्योंकि ये है, ये बी है, और ये क्या रहेगा, ए रहेगा। अभी यहाँ पर क्या होता है ना, अगर मैं इस पेयर की बात करूँ तो ये कितने इसको अटैच है, 6 को अटैच है, बराबर कि नहीं। तो इसको मैं बोलूँगा हेक्सागोनल। तो यहाँ पर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 6 होता है। कितना होता है, 6। 2 प्लेनर अगर मैं बात करूँ तो, मतलब 2 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो इसमें कॉम्पैक्टनेस थोड़ी सी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो 2 डायमेंशन में 2 है स्टूडेंट। ओके, चलिए अभी देखते हैं 2 लेयर्स पैकिंग जो है और 3 लेयर्स। अभी ये 3 डायमेंशन में होगा। तो 3 डायमेंशन में फिर से 2 टाइप होते हैं, ए बी टाइप और ए बी सी टाइप होता है, बराबर कि नहीं। तो जनरली जब ए बी होती है तो यहाँ पर एससीपी होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, और जब मैं ए बी सी टाइप अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे होता है सीसीपी, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बाकी इन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है। कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, हाईएस्ट कितना होता है 12। अगर मैं एससीसी की बात करूँ ना, तो एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है तो वो 8 होता है। कितना होता है, 8। हाँ, मैक्सिमम 12 होता है स्टूडेंट, 12 से ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि एससीपी कैसा होता है और सीसीपी कैसे होता है। इस साइड में सीसीपी, इस साइड में एससीपी, दोनों में भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो पैकिंग होती है वो 74% के आसपास होती है, मतलब 26% वाइड होती है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पैकिंग इफिशिएंसी दी है स्टूडेंट आपको। पैकिंग इफिशिएंसी फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। कैसे, तो पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ आइटम्स इंटू 4/3 पाई आर क्या आएगा, क्यूब आएगा, बराबर कि नहीं, डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ओके, तो ये क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, और ये क्या रहेगा, मतलब ये वॉल्यूम जो है ऑफ यूनिट सेल होगा। ओके, और ये जो रहेगा तो ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स होगा। तो इससे पता चलता है कि एग्जैक्टली कितना कंट्रीब्यूट किया है, बराबर कि नहीं। तो हाँ, उसके बाद आपको ना रेडियस जो होता है, आर मतलब क्या है, यहाँ पर जो आर है वो रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ एटम, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो इसमें और ये जो होता है तो ये क्या है, एज लेंथ है। क्या है, एज लेंथ। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट आपको, एज लेंथ। ओके, तो रिलेशन बताइए। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू 2r, किसमें, एस सी सी में। ओके, बी सी सी में कितना है याद रखिए, ए इज इक्वल टू 4r/√3, और एफ सी सी में कितना है, ए √8r भी आप लिख सकते हो या 2√2r भी लिख सकते हो, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2√2r भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो ये हो गया जो रिलेशन है एज लेंथ में और रेडियस में, ठीक है। ओके, तो ये पैकिंग इफिशिएंसी दी है उन्होंने 52.4%, तो ये याद रखिए आप, है कि नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह जो है तो वो भी सारी चीज़ें जो है वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ सॉरी। ओके, तो आगे अभी हमें देखना है टेट्राहेड्रल होल्स और ऑक्टाहेड्रल होल्स। आप यहाँ पर देख पाओगे टेट्राहेड्रल होल्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, और ये होता है 2n के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, और ये होता है n के बराबर। n मतलब क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो याद रखिए जो अगर मैं 3 डायमेंशनल पैकिंग देखूँ, अगर वो आइटम बना है n आइटम से, तो टेट्राहेड्रल वाइड उसमें या होल्स उसमें 2n होंगे, उससे डबल, और जितने आइटम से उतने ही क्या रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल होल्स रहेंगे, या फिर वाइड हम बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल के लिए 6 होता है और टेट्राहेड्रल के लिए कितना होता है, 4। जब मैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ तो ये 3 डायमेंशन में होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट वो रहेगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स एंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो 2 मिनट में हम क्या करते हैं उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट। ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ओके, इम्परफेक्शन या फिर उसको बोला जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। ये जनरली क्रिस्टलाइजेशन के टाइम में आता है स्टूडेंट। जनरली जो क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। हम सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो वैकेंसीज की वजह से आते हैं, और ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एक इंप्योरिटी डिफेक्ट भी आता है जिसको हम एलॉय फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये पर्पसली कभी कभी प्रॉपर्टीज इनहेंस करने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। ओके, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्क्वाटका एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फिर से डिवाइड किया गया है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो स्क्वाटका डिफेक्ट क्या होता है ना, तो यहाँ पर एनायन और कैटायन वैकेंसीज होती है और सेम होती है। ओके, तो ये जनरली एनायन और कैटायन मिस होने की वजह से होता है। तो इससे ना डेंसिटी डिक्रीज होती है स्टूडेंट। ओके, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। न्यूट्रलिटी वगैरह सब कुछ क्या रहता है, मेंटेन रहता है, और जनरली ये आपको मिलेगा जो मेटल हैलाइड होते हैं ना, अल्कली हैलाइड जो होते हैं जनरली, खासकर सोडियम क्लोराइड वगैरह उसमें दिखाई देंगे। तो डिफेक्ट जनरली ना आयोनिक सॉलिड में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्रैंकेल डिफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिसलोकेशन ऑफ कैटायन होता है। तो जनरली क्या है ना स्टूडेंट, स्क्वाटका डिफेक्ट में कैटायन
और एनायन की साइज लगभग क्या रहेगी, मतलब लगभग सेम होगी, या कैटायन थोड़ा सा बड़ा रहेगा उसमें, ओके। लेकिन जब मैं फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करता हूँ तो कैटायन की साइज स्मॉल रहेगी, स्मॉल कैटायन। तो उसके वजह से स्मॉल कैटायन क्या करता है ना, जो लार्ज एनायन है उनमें जो स्पेस होती है, इंटरस्टेशियल स्पेस, उस स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, ओके। तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ना तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट आएगा, मतलब जो डेंसिटी होती है, ओके, ना डेंसिटी पे कोई इफेक्ट आएगा, ना न्यूट्रलिटी पे कोई डिपेंड आएगा। यहाँ पर मतलब मिसिंग नहीं होता है, जो अपनी जगह है वो छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में चले जाता है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा, जो एनायन वैकेंसी से आता है, या फिर कभी कभी कैटायन एक्सेस हो जाता है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की मैं बात करूँ तो कैटायन वैकेंसीज आ जाती है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये डिफिशियंसी मतलब मेटल कैटायन नहीं है। और मेटल एक्सेस में क्या होता है, कभी कभी एनायन कम हो जाता है, कैटायन उतनी होती है, लेकिन एनायन कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली कैटायन बढ़ जाते हैं, और कभी कभी एक्सेस ऑफ कैटायन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप मेटल एक्सेस में एनायन वैकेंसीज वाला देखेंगे, तो एनायन की जगह जो है, यहाँ पर एनायन मिस हुआ है, तो एनायन की जगह क्या करता है ना, कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ले लेता है। अभी इलेक्ट्रॉन वो जगह लेने की वजह से वो क्या करता है ना, कलर इंपार्ट करता है, कलर इंपार्ट करेगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यब सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, फार्बेन सेंटर बोलते हैं, या फिर यब सेंटर भी उसको कहा जाता है, जो कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो वो है मतलब एक्सेस कैटायन जो रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, दैट इज इंटरस्टिशियल प्लेसेस, ओके। तो इंटरस्टिशियल प्लेसेस में एक्सेस कैटायन आ जाएगा, कभी कभी होता है ऐसा, ओके, पर्पसली भी ऐड किया जाता है, कभी कभी क्रिस्टल जो फॉर्मेशन होता है उस टाइम में भी ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मेटल डिफिशियंसी डिपेंड कैटायन वैकेंसीज है, यहाँ से कैटायन ही मिस हो जाता है, ओके। और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, तो इससे स्टोइकोमेट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ओके। सो ये इंप्यूरिटी डिफेक्ट है स्टूडेंट, जहाँ पर हम इंप्यूरिटी पर्पसली ऐड करते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। इसमें जो कैटायन वगैरह ऐड होता है तो वो जो गेस्ट कैटायन वगैरह हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक अलग ही कैटायन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो क्या होता है ना, जनरली इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि बैंड थ्योरी क्या होती है। एनर्जी गैप है, आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा भी होगा, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दिस इज द एनर्जी गैप। ये वैलेंस बैंड है स्टूडेंट, और ये कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन इस बैंड में होना चाहिए, ओके। तो इलेक्ट्रॉन जब इस बैंड में जाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। तो ये कितने इजीली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, उससे डिसाइड करते हैं कि वो इंसुलेटर बनेगा, कंडक्टर बनेगा, या सेमी कंडक्टर बनेगा, ठीक है। चलिए तो इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू दी मटेरियल। मतलब वो गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि कितना गैप होता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो मॉडरेट गैप होता है, इसको थोड़ा सा एक्साइट हम कर सकते हैं, और कंडक्टर में ये गैप होता ही नहीं है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जनरली आप यहाँ पर देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर आपने फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ा होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, आपने पढ़ लेना है, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वो एन टाइप और पी टाइप में आएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंप्यूरिटी से आते हैं जनरली ये, इसमें एक इंप्यूरिटी ऐड की जाती है जिसको बोला जाता है डोपिंग। उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, डोपिंग कंसिडर किया जाता है। तो जनरली जब एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड, मतलब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। इतना भी अगर आप याद रखते हो तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। पी टाइप में क्या होता है ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड की जाती है, ओके। सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो या गैलियम हो, सेमीकंडक्टर, तो इससे उनकी प्रॉपर्टीज इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर के लिए, तो ओके। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ना ये दोनों आपको स्टडी नहीं करने हैं बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए। डायमैग्नेटिज्म देखिए, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है स्टूडेंट। तो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है ना कि जब भी मैं सॉलिड को कौन से फील्ड में रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में, वो रिपेल करेगा, ओके। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, पेड रहेंगे। तो आपको याद, पेड मतलब क्या, ऐसे ऑर्बिटल में अगर पेड है तो ये डायमैग्नेटिक ही शो करेगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिज्म शो करता है। उसके बाद आएगा पैरामैग्नेटिज्म। तो ये अट्रैक्ट होता है लेकिन वीकली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एक्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिज्म चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जरूरी होती है, ओके। और उसमें कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो जिन स्पीसीज में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम कंसिडर करते हैं पैरामैग्नेटिक। अभी पैरामैग्नेटिक में क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला वीकली अट्रैक्टेड, और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे तो शायद मैग्नेटिज्म लूज भी करते हैं। तो पैरामैग्नेटिक के बाद एक और आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है स्टूडेंट कि ये अट्रैक्टेड स्ट्रांगली, और उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आयरन कोबाल्ट की मैं बात करूँ, बराबर कि नहीं। और इनको अगर हम बहुत देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो शायद इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ सकता है, या इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी आ सकता है, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया
मैग्नेटिज्म के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। ये फेरी मैग्नेटिज्म और एंटी फेरो मैग्नेटिज्म आपको नहीं है सिलेबस में। ठीक है स्टूडेंट, आपको होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट एज अ थ्योरी पार्ट हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। चलिए कुछ एमसीक्यूज जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पीवाईक्यूज है, ओके, कुछ पीवाईक्यूज मैं लेकर आया हूँ, उनको हम सॉल्व करेंगे, बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ पार्टिकल इन बीसीसी यूनिट सेल if the volume of unit cell is okay 8.2 into 10 raised to minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ना आपको क्या करना है कि जो आपको बीसीसी बताया उन्होंने, तो बीसीसी में क्या होता है ना 68% क्या होती है, इफिशियंसी होती है, बराबर है कि नहीं, इज इक्वल टू अभी क्या दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया आपको। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना दिया है 8.2 इंटू 10 रेज टू -23, बराबर कि नहीं। इसको मैं 100 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, बराबर कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि क्या कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल, तो ये कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ओके, इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बराबर कि नहीं। ठीक है, सो क्या आएगा यहाँ पर बताइए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा 8.2 इंटू 10 रेज टू -23 इंटू क्या आएगा 68 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100, बराबर कि नहीं। ठीक है, 100 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, तो एक 5 के आसपास आना चाहिए, बराबर कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा 5.576 इंटू 10 रेज टू -23। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ स्टूडेंट कि हमें ये पता है कि बीसीसी की जो इफिशियंसी होती है वो कितनी परसेंट होती है, 68% होती है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर में क्या आता है स्टूडेंट, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल आता है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या करता है जनरली, जो नॉन पोलर होता है उसमें कुछ डायपोल मूवमेंट इंड्यूस कर देता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, देखिए इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते तो सही है, ये सही है, बराबर कि नहीं। दीज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डिनली अरेंज एंड दीज आर आइसोट्रोपिक। ये गलत है स्टूडेंट। ओके, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। यस, इसको तो एनिसोट्रॉपी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिसोट्रॉपी बोलते हैं। ओके, और ऑर्डरली में अरेंज होते हैं, ये भी सही है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये भी सही है, लेकिन वो आइसोट्रोपिक नहीं होते। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है एमोर्फस सॉलिड की। किसकी है, एमोर्फस सॉलिड की। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो भी सही है। द एटम्स आर सॉलिड लिंक्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, दीज आर सॉफ्ट इन नेचर, तो ये गलत है, सारे के सारे सॉफ्ट नहीं होते। ओके, सारे के सारे सॉफ्ट नहीं। ओके, अभी देखिए फिफ्थ नंबर में क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल ओके इन 0.4 ग्राम ऑफ मेटल इफ द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 1.2 इंटू 10 रेज टू -22 ग्राम। तो 4 ग्राम में कितने होंगे, तो डेंसिटी और वॉल्यूम जो है द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, तो मतलब एक यूनिट सेल का आपको क्या दिया है, मास दिया है उन्होंने, एक यूनिट सेल का मास दिया है। तो 0.4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा स्टूडेंट 1.2 इंटू 10 रेज टू -22, तो ऊपर लेके जाते प्लस हो जाएगा, सो इंटू 10 रेज टू 22। ओके, तो ये 40 अपॉन में क्या कर सकता हूँ इसको, नहीं 0.2 है ना, तो 4 अपॉन कर सकता हूँ, 4 इंटू 10 रेज टू 21। ओके, 1/2, तो कितना आएगा, ओके 3.33 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3.33 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल व्हेन मेटल हैविंग डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम एंड द मोलर मास 23 ग्राम क्रिस्टलाइन फॉर्म टू फॉर्म द बीसीसी स्ट्रक्चर। ये बीसीसी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, याद रखो इसको। ओके, और डेंसिटी कितनी दी है, 1 दी है। ओके, और उसका मोलर मास कितना दिया है, मोलर मास कितना दिया है 23 ग्राम। ओके, तो उन्होंने आपको पूछा है कि इसकी क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसकी डेंसिटी दी है आपको, तो डेंसिटी तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी दी आपको, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन क्या आएगा, डेंसिटी आएगा। ओके, सो मास कितना है, मास कितना है, मास अगर मैं कंसिडर करूँ इसका, तो मास कितना आएगा, ओके यस, मास आएगा उसका 23। ओके, और कौन सा बीसीसी है, तो 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी तो 1 है, तो क्या आएगा 6 इंटू 10 रेज टू कितना आएगा 23 आएगा, बराबर कि नहीं। सो 8 इंटू 10 रेज टू, ओके, तो 8 के आसपास आना चाहिए स्टूडेंट। ओके, सो इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा इसका आंसर, बी आएगा स्टूडेंट। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन द ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। कितने डिफरेंट टाइप होते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट। ट्राइक्लिनिक मैंने बताया, डिफरेंट टाइप्स मतलब क्या, बीसीसी ए से 4 टाइप देखे ना, उसमें से ट्राइक्लिनिक में कितने होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, अमोनिया एंड बेंजीन। फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम इन एफसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ। एज लेंथ दी आपको कितनी दी है, ओके, एज लेंथ कितनी दी है 393। ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा 2√2r।
क्या आएगा 2√2 r। सो r इज इक्वल टू क्या आएगा 393 अपॉन 2√2 मतलब कितना आएगा 1.41। तो कितना आएगा ये 393 डिवाइडेड बाई 2.82। तो अगर हम देखें इसको तो 36 ओके, तो इसका 170 के आसपास आना चाहिए आई थिंक। हाँ यस, 1-2 मिनट, हाँ 3 है ना, 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 नहीं, तो इसका 138.93 आना चाहिए स्टूडेंट। कितना आना चाहिए 138 ओके, क्योंकि 3 है ना ओके। इसको हम क्या करते हैं ना सॉल्व करके देखते हैं इसका कितना आना चाहिए। 393 अपॉन कितना है ये ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 393 डिवाइडेड बाय 2.82 ओके, यस 139। तो ये आना चाहिए स्टूडेंट 139 ओके। चलिए, विच फ्रॉम फॉलोइंग मेटल हैज सीसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसको सीसीपी है तो ये आपने देख लेना है। सीसीपी आपका पीरियोडिक टेबल जो होगा तो उसमें आपने देखना है ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल एज लेंथ इज एक्सप्रेस एज। एज लेंथ कैसे एक्सप्रेस होती है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू क्या आएगा 2r आएगा, बराबर कि नहीं, ये भी हमने पढ़ा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी इफ ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल अगर उसका है तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया स्टूडेंट, वो आपने देखना है। तो देखिए आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या होती है, ए और आर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, क्या होता है 4r√3 होता है, बराबर कि नहीं। तो फिर आपने क्या करना है वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम ऐसा ले सकते हो आप, तो उस हिसाब से आपने इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज द number of unit cell present in 3.9 gram of potassium if it is crystallized in BCC structure ओके। 3.9 तो पोटेशियम का कितना होता है 23 होता है, तो 23 इंटू 3 ओके 39 है ना। पोटेशियम है क्या, नहीं पोटेशियम का तो 39 ही होता है ओके। तो कितने मोल है 0.1 मोल है, कितने मोल है 0.1। तो 0.1 अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा, यानी ये भाई कितना आएगा 10। नहीं बीसीसी दिया है ना स्टूडेंट, बीसीसी दिया है, तो बीसीसी दिया है तो 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें। बीसीसी अगर दिया है तो कि 2 आइटम हो गए ना उसमें, तो 0.1 अपॉन 2 आएगा, तो कितना आएगा 0.05। हाँ तो इसका आंसर आना चाहिए यस n/20 आना चाहिए, n/10 नहीं तो क्या आना चाहिए n/20, क्योंकि बीसीसी दिया है ना 2 आइटम, एक होता तो फिर हम n/10 लेते। हाउ मेनी टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में एक होता है ओके। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ मेटल आइटम इन बीसीसी यूनिट सेल हैविंग एज लेंथ ऑफ 287। तो ये आपने कैलकुलेट करना है, मैंने ये फॉर्मूला दिया है आपको, इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा सेंस बोर्ड पे हो, लेकिन उसका थोड़ा सा इशू है। अगर वो इशू क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली वो सेंस बोर्ड पे होगा, अगर नहीं है तो हम फेसलेस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है हम आपको सीटी जो है कि सीटी के जो लेक्चर्स है वो हर रोज़ आएंगे 2 फरवरी तक। तो रुकते हैं स्टूडेंट, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो। बाय बाय स्टूडेंट।